नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 नवंबर 2022 को 5 जजमेंट्स हैं, 5 रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं और पांचों सिविल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन की जजमेंट्स हैं। और पांचों जजमेंट्स में और कोई भी आज नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट नहीं है, सारी पांचों जो है सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन की है। तो आइए हम कुछ जजमेंट्स पे तेज रोशनी डालते हैं कि क्या क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के ऑर्डर्स दिए थे, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एक जजमेंट है, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील नंबर ऑफ 2022 की है, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 20623 ऑफ 2019 की है, अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स की है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट जो है एनालिसिस की है कि जब भी कोई रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है तो नॉर्मली सेम जजेस हैं वो सुनते हैं। अगर कोई जो है एप्लीकेशन मूव की जाती है कि एक जो रिव्यू पिटीशन है, अगर कोई जज ऑनरेबल जज अवेलेबल ना हो और अगर कोई एप्लीकेशन रिव्यू पिटीशन के अंदर कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में, इस केस में तो कोई जुडिशियल ऑर्डर देने के बजाय जो मैटर को लिस्ट कर देना चाहिए जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के पास लिस्ट कर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के साइड, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ऑर्डर, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया जा सके रेदर देन कि जुडिशियल साइड पर ऑर्डर दिया जा सके। तो इसलिए ऐसे इसमें भी, इस केस में भी ऐसे हुआ, मैटर को रिमांड कर दिया कि ताकि जो है एप्लीकेशन का जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया और जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को वापस रिमांड कर दिया कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो लिस्ट करेंगे कि मैटर को लिस्ट करेंगे एप्रोप्रिएट जज के पास। तो देखिए यहाँ पर यही था, देखिए इस केस में यही था कि अब यहाँ पर ऑनरेबल जजेस का नाम लिखा गया है, लो हम जजेस का नाम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो अपील जो राइज हुई है करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर 16/7/2019 की, जिसमें मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन थी, इन सिविल एप्लीकेशन रिव्यू के अंदर वो ऑर्डर आया गया था, उसमें करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर के ऊपर असेल्ड किया गया था, उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर ये डायरेक्शंस दी थी कि जो प्रेयर क्लॉज मांगी गई थी, क्लॉज 3 ऑफ चैप्टर 13 ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अपीलेट साइड रूल्स, प्रेयर ए ऑफ द एप्लीकेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर यही रिलीफ मांगी गई थी, उस एक पर्टिकुलर जज है ऑनरेबल, उनके पास लिस्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब फैक्ट्स के ऊपर आप थोड़ा सा चलते हैं। एक रिस्पोंडेंट ने इंस्टीट्यूट किया था सूट जो है डिक्लेरेशन ऑफ परमानेंट इंजंक्शन का, और जो कि रेगुलर सूट नंबर 100 कोर्ट ऑफ सिविल जज यूनिट डिवीजन में रजिस्टर्ड हुआ था। फिर कोर्ट जो केस को कॉन्टेस्ट किया गया था, फिर ट्रायल कोर्ट ने डिग्री कर दी थी सूट को 26/8/2003 को, लगभग 18 साल बाद डिग्री कर दी गई थी। फिर उसके बाद अपीलेंट ने अपील फाइल की थी सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, और डिस्ट्रिक्ट जज ने भी जो है वो अपील को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया 22/4/2008 को। फिर सेकंड अपील फाइल की 100 CPC के अंदर, 100 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर को डिमांड कर दिया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास और कहा कि फ्रेश डिसीजन लिया जाए। और लेकिन फ्रेश डिसीजन के बाद फिर दोबारा से उस जो फर्स्ट अपील को खारिज कर दिया गया 9 जुलाई 2012 को। अब इसके बाद फिर से एग्रीवेट होकर सेकंड अपील जो है वो फाइल की गई फिर से दोबारा से बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, और आप जो सेकंड अपील का जो ऑर्डर था, जजमेंट थी, वो रिजर्व कर दी गई और ऑनरेबल जज द्वारा। और उसके बाद उस समय जो ऑनरेबल जज थे वो एक सिटिंग जज थे गोवा बेंच में, गोवा बेंच के जो है सिटिंग जज थे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में मतलब कार्यरत थे। और फिर इसके बाद जो है फिर वापस वो ऑनरेबल जज प्रिंसिपल बेंच बॉम्बे में आ गए। और एडमिटेड फैक्ट है कि 1 नवंबर 2017 को सर्टेन क्लैरिफिकेशंस दिए गए कोर्ट के सामने और ऑनरेबल दूसरे जज के ऑनरेबल सेम जज के पास, और हाइब्रिड मोड से जो हुई क्लैरिफिकेशन और इशू था कि पार्टीज जो है सेटलमेंट मतलब अराइविंग एट द सेटलमेंट, पार्टी सेटल मैटर कर रही है कि नहीं। और सेकंड अपील जो है अलाउड कर दी, जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 30 जनवरी 2019 पे, और वर्चुअल मोड से सेकंड जो है जजमेंट जो है दी गई लर्नड जज ऑफ द सिटिंग बेंच ऑफ द हाई कोर्ट
फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई और जो वो रजिस्टर्ड हुई सिविल अपील रिव्यू नंबर सो एंड सो 12 फरवरी 2019 को। और अब के बाद ये जो लिस्ट हुई दूसरे ऑनरेबल जज के पास लिस्ट हुई और आप जो है रिव्यू पिटीशन की जो हेयरिंग के बाद जो है एडमिट कर दिया गया। एडमिशन की हेयरिंग हुई 4/3/2019 को। और फिर इसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ कि एक जो नोटिस रिव्यू का सर्व हुआ और उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव कर दी अपीलेंट ने, एक सेपरेट एक और एप्लीकेशन मूव कर दी, वो मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन इन द रिव्यू पिटीशन। जो सिविल एप्लीकेशन जो थी रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग थी, उसमें क्योंकि अभी नोटिस इशू हुआ था उसमें एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल दी और जिसमें प्रेयर ये मांगी गई कि जो सिविल रिव्यू एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर कर दी जाए और प्लेस की जाए ऑनरेबल सेम जज के पास जहां पहले फाइनल डिस्पोजल हुआ। साथ में उस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी सपोर्ट किया गया था और एक प्रेयर क्लॉज भी मांगी गई थी। उसमें यही कहा था कि ऑर्डर कर दिया जाए कि ऑनरेबल जज के सामने जो ऑनरेबल जज हैं वो मुंबई में है, वो फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा, जिन्होंने डिस्पोजल किया था और वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए फाइनल डिस्पोजल के लिए और अर्ली डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दी जाए। अब यहाँ पे कोर्ट ने खुद कहा कि I'm conscious of the fact that normally the name of the judges है may not be required to be mentioned in the order, but considering the issue involved the matter, तो इसलिए ऑनरेबल जजेस का नाम जो है यहाँ पर मेंशन किए गए। अधिकतर जो है ऑर्डर्स के अंदर जजेस के नाम नहीं मेंशन होते, लेकिन क्योंकि ट्रांसफर से रिलेटेड था कि इसलिए आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर मेंशन करना जरूरी। अब यहाँ पे ये कंटेंशन रखी कि रिव्यू पिटीशन थी वो सेम ऑनरेबल जज के सामने सुनी चाहिए। ऑर्डर 47 रूल 5 सिविल प्रोसीजर कोड भी ये कहता है और जो कि हाई कोर्ट के अमेंडमेंट्स भी हुए थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, और ऑर्डर 47 रूल 5 भी सब्स्टिट्यूट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट गैजेट ने भी यही बताया था। ये प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस किया गया और फाइनली कंक्लूजन में यही निकाला। देखिए कोर्ट ने यहाँ पे ये बताया कि अभी हम इंटरप्रिटेट नहीं करते हैं रूल्स के ऊपर, लेकिन व्यू ये है कि ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब एप्लीकेशन जो है वो प्रेफर की जाती है किसी भी पार्टी द्वारा कि रिव्यू जो है वो पर्टिकुलरली जो रिव्यू टू बी हर्ड बाय द जज जिन्होंने पहले से मैटर डिसाइड किया था, और ऑर्डर जो था रिव्यू का रूल्स होता है तो मैटर आउट टू हैव प्लेस्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड रादर देन ऑर्डर बीइंग पास्ड ऑन द जुडिशियल साइड। तो यहाँ पर भी यही हुआ था कि ऑर्डर था वो जुडिशियल साइड पर दे दिया गया ऑर्डर कि एप्लीकेशन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑनरेबल जज के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी बेशक, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आए रिव्यू पिटीशन में कि एप्लीकेशन जो है ये मूव की जाए कि पर्टिकुलर जज के सामने की जाए, तो ऐसे में जो एप्लीकेशन है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के समक्ष रखी जानी चाहिए और रादर देन कि उस एप्लीकेशन पे कोई जुडिशियल साइड ऑर्डर दिया जाए। तो यही प्रोविजो जो है वो यही कहता है, जो प्रोविजो था रूल 3 सब पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 30 ऑफ द रूल्स, जो बॉम्बे जो सिविल रूल्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, वो भी यही कहता है कि तो फिर उसके बाद ये बताया कि दिस confers this power on the chief justice to assign a particular matter to be assigned to a single judge for hearing of the review petition। अगर जब कोई सिंगल जज जो है वो अवेलेबल ना हो और या फिर लीव में हो या फिर अदरवाइज जो है उस पर्टिकुलर बेंच में से मतलब सीज्ड हो जाए, मतलब उनकी पावर मतलब पर्टिकुलर बेंच से मतलब कार्यरत ना हो, तो फिर चीफ जस्टिस जो होंगे बीइंग द मास्टर ऑफ रोस्टर being conferred with specific powers assigning the review petition in the circumstances of the rule, the learned single judge ought to not to be deal with the application but should have referred the application to the matter to the place before the chief justice। यहाँ पर यही कहा कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टनेस की जरूरत थी कि जो एप्लीकेशन जब मूव की गई थी तो ऑनरेबल जज को, ऑनरेबल जस्टिस साहब को एप्लीकेशन में जुडिशियल साइड पे ऑर्डर देने के बजाय उसे उनको एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए था, जैसा कि रूल कहता है सिविल साइड के जो रूल्स थे। तो ऐसे में अपील को अलाउ कर दिया और इम्पीच ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और डायरेक्शन दी रजिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट कि टू प्ले जो एप्लीकेशन मूव की गई थी मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन सो एंड सो, वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रखी जाए बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर द एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स की। तो ये था पहला जजमेंट। अब दूसरी जजमेंट पे हम चलते हैं। ये जो तीसरी जो जजमेंट है ये भी एक सिविल अपील 8013 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है वो अपीलेट है और रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक
एक कॉलेज ऑफ द एजुकेशन एंड अदर्स, एक रिस्पोंडेंट से एक कॉलेजेस हैं और स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है गवर्नमेंट है जो कि अपीलेंट है। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर। तो इसमें ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि फर्दर जो रिकॉग्नाइजेशन है बीएड कोर्सेज का वो स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो इनटेक है वो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो 13,000 के आसपास जो हैं वो लिए जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, जबकि जो टीचर्स हैं वो 2,500 के आसपास जो टीचर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएड का जो कोर्स करके आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो जो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि कोई फ्रेश रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए जो रिकॉग्नाइजेशन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो ओरिजिनल रिट पिटीशनर है जो कॉलेजेस हैं उनकी जो रिकॉग्नाइजेशंस को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में माननीय हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस को सेट असाइड कर दिया और फिर उससे एग्रीमेंट होकर जो स्टेट ऑफ उत्तरांचल है वो उन्होंने आगे डिविजनल बेंच में अपील डाली और उसमें भी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है कंफर्म कर दिया और इसमें फिर उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तरांचल ने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली अपनी। अब यहाँ पे एक और इशू उठाया गया कि जो एक पॉलिसी मैटर था ये, तो पॉलिसी मैटर अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसको जो है इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट द्वारा। अगर कोई भी हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करती है तो उस 226 की जो पावर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है अगर पॉलिसी बनाती है। तो इसमें ये फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि जो स्टेट गवर्नमेंट की थी उसमें अपील को अलाउ कर दिया और जो हाई कोर्ट और डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर्स थे उनको जो है वो सेट असाइड कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो अपील है उनको अलाउ कर दिया। उसने कहा कि जो डिसीजन था स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं करना न्यू बीएड कॉलेजेस का और डायरेक्शंस दी थी एनसीटीई को कि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले अगर कोई रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि इंक्रीज ऑफ द बीएड कोर्सेज के लिए। तो इसमें जो है कि इसमें जो है उस डायरेक्शंस जो थी जो हाई कोर्ट की जो मतलब ऑर्डर था जो इस सर्कुलर को सेट असाइड कर दिया था उसको क्वैश कर दिया। तो इट मींस स्टेट ऑफ उत्तरांचल की जो थी वो वर्डिक्ट है वो प्रिवेल हो गया और इनमें तो सर्कुलर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। तो ये थी तीसरी जजमेंट। आइए हम चौथी जजमेंट पे चलते हैं। ये जो तीसरी जो जजमेंट है ये भी एक सिविल अपील 8013 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है वो अपीलेट है और रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक कॉलेज ऑफ द एजुकेशन एंड अदर्स, एक रिस्पोंडेंट से एक कॉलेजेस हैं और स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है गवर्नमेंट है जो कि अपीलेट है। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर। तो इसमें ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि फर्दर जो रिकॉग्नाइजेशन है बीएड कोर्सेज का वो स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो इनटेक है वो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो 13,000 के आसपास जो हैं वो लिए जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, जबकि जो टीचर्स हैं वो 2,500 के आसपास जो टीचर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएड का जो कोर्स करके आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो जो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि कोई फ्रेश रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए जो रिकॉग्नाइजेशन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो ओरिजिनल रिट पिटीशनर है जो कॉलेजेस हैं उनकी जो रिकॉग्नाइजेशंस को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में माननीय हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस को सेट असाइड कर दिया और फिर उससे एग्रीमेंट होकर जो स्टेट ऑफ उत्तरांचल है वो उन्होंने आगे डिविजनल बेंच में अपील डाली और उसमें भी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है कंफर्म कर दिया और इसमें फिर उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तरांचल ने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली अपनी। अब यहाँ पे एक और इशू उठाया गया कि जो एक पॉलिसी मैटर था ये,
तो पॉलिसी मैटर, अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसको जो है इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट द्वारा। अगर वो कोई भी हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज करती है तो उस 226 की जो पावर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है अगर पॉलिसी बनाती है। तो इसमें ये फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि जो स्टेट गवर्नमेंट की थी उसमें अपील को अलाउ कर दिया, और जो हाई कोर्ट और डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर्स थे उनको जो है वो सेट असाइड कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो अपील है उनको अलाउ कर दिया। उसने कहा कि जो डिसीजन था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं करना न्यू बीएड कॉलेजेस का, और डायरेक्शंस दी थी एनसीटीई को कि वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले अगर कोई रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि इंक्रीज ऑफ द बीएड कोर्सेज के लिए। तो इसमें जो है कि इसमें जो है उस डायरेक्शंस जो थी, जो हाई कोर्ट की जो मतलब ऑर्डर था जो इस सर्कुलर को सेट असाइड कर दिया था उसको क्वैश कर दिया। तो इट मींस स्टेट ऑफ उत्तरांचल की जो थी वो वर्डिक्ट है वो प्रिवेल हो गया, और मतलब जो सर्कुलर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। तो ये थी तीसरी जजमेंट। आइए हम चौथी जजमेंट पे चलते हैं। है वो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और इसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड अदर्स जो है वो अपीलेंट है, और सिविल अपील 8031 ऑफ 2022 की एक जजमेंट है। और इसमें जो अपीलेंट है उन्होंने एक एग्रीवेट हुए थे डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर है उस पे एग्रीवेट हुए थे, जिसमें जो डिविजनल बेंच ने जो यूनिवर्सिटी की जो अपील है उसको खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था। और यहाँ पे ये हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी, और यहाँ पे एक पहले उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो लेक्चरर की पोस्ट पे हुई थी एक सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में, और वो 3 अक्टूबर 1998 से काम कर रही थी। और फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो है उनकी प्रोबेशन, शी वाज अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन। फिर प्रोबेशन के बाद फिर जो है 5 फरवरी 2001 तक वो लेक्चरर की पोस्ट पर आई। उसके बाद उनकी वो अपॉइंटेड हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग में, और फिर 2001 से 2004 तक फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गई। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर बन गई, और उसके बाद जो है 2011 में वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर एक जो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में। और फिर अब उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दी कि जो पिछली जो सर्विसेज हैं वो जो स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन में हुई थी वो 1998 से लेकर 2011 की जो पीरियड है उसको काउंट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ दी CAS जो बताया गया है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो कहते हैं CAS के अंदर उनको जो है कंसिडर किया जाए। तो जो रिक्वेस्ट थी एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ CAS थी वो यूनिवर्सिटी ने कंसिडर की, लेकिन बाद में जो वाइस चांसलर बाद में जो एक ऑर्डर आया उससे जो पिछली जो सर्विसेज थी उसको उनको रिवोक कर दिया गया। और ये कंटेंशन दी गई कि जो अपॉइंटमेंट्स थी वो जो मेडिकल जो स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है वो सैंक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ दी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है अपीलेंट को कोई रिलीफ नहीं मिला, और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के और डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर्स थे उन्हीं को कंफर्म कर दिया, और यही बताया कि जो 1998 में जो अपॉइंटमेंट थी लेक्चरर की पोस्ट में हुई थी, प्रोबेशन कंफर्म्ड हुआ था, और उनके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अपॉइंट हुई। उसके बाद वो प्रमोट हुई एसोसिएट प्रोफेसर रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर पे स्केल पे। फिर उनके बाद जो है रेगुलर सर्विसेज काउंट करने के लिए उन्होंने कहा है कि 1998 से 2011 के लिए फॉर द पर्पस एंड द बेनिफिट्स ऑफ CAS। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं किया है सिंगल जज ने और डिविजनल बेंच में। तो इसमें जो है अपील में कोई मेरिट नहीं पाया, और जो कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेरेंस की जो आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपील फेल हो गई। इसमें अपील जो है उनकी खारिज कर। तो 5वीं जो अपील है वो एक NCDRC's मैटर से रिलेटेड है, सिविल अपील ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 16722 ऑफ 2015 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो ये थी 5 जजमेंट्स हैं जो कि आज की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी
बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।